हम सब जब सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इंडियन पॉलिटी का एक टॉपिक है जिसे कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। हमें पता है हर साल उससे क्वेश्चन आना ही आना है, और कई बार तो वहां से जो क्वेश्चन आते हैं वो केसेस पे होते हैं। तो मैंने इस लेक्चर पे जितने भी फंडामेंटल राइट्स के रिलेटेड केसेस है आर्टिकल वाइज वो सारे के सारे कंपाइल किए हुए हैं ताकि आपको एक ही जगह पे सारे के सारे केसेस मिल जाएं। तो ये वाला सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, मैं शुरुआत करूं आर्टिकल 13 से। सो आर्टिकल 13 आपको पता ही होगा, इट डील्स विद ओलावैक, मतलब एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, एनी अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट करेगा, एब्रिज करेगा, कॉन्ट्रावीन करेगा, यू गो टू आइदर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, और वो उस ऑर्डर, एक्शन, लेजिस्लेशन या अमेंडमेंट को डिक्लेयर कर देंगे एज नल एंड वॉइड। यानी कहीं ना कहीं आर्टिकल 13 डील्स विद द जुडिशियल रिव्यू। अब इससे जुड़े हुए जितने इंपॉर्टेंट केसेस हैं वो सारे के सारे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है नवतेज सिंह जौहर केस, जो कि डील कर रहा था आईपीसी की सेक्शन 377 यानी होमोसेक्सुअलिटी से। आपको पता होगा कि इसी केस में सुप्रीम कोर्ट ने डीक्रिमिनलाइज किया था सेक्शन 377 को। इस पे क्वेश्चन भी पहले पूछा जा चुका है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे ही दूसरा केस आर्टिकल 13 में ही आता है, श्रेया सिंगल केस 2015 का केस है। अगर आपको पूछा जाए कि श्रेया सिंगल केस किससे डील करता है, तो ये डील करता था सेक्शन 66A ऑफ आईटी एक्ट 2000। आपको पता होगा कि जितना भी हमारा इंटरनेट या सोशल मीडिया है उसे गवर्न करता है ये एक्ट, आईटी एक्ट 2000। इसमें एक सेक्शन थी 66A। ये सेक्शन ये कहती थी कि आप कुछ भी ऐसा जो कि इंसल्टिंग हो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते। श्रेया सिंगल केस में हमने देखा था कि एक व्यक्ति का ऐसे ही अरेस्ट हो जाता है क्योंकि उसने सोशल मीडिया में जो पोस्ट किया था वो किसी के लिए इंसल्टिंग था। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इंसल्ट इज ए आर्बिटरी वर्ड, जो लॉ होता है वो व्हाइट एंड ब्लैक होता है। इसीलिए उन्होंने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे एक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जो ये सेक्शन 66A थी इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया नल एंड वॉइड इन श्रेया सिंगल केस। ऐसे ही आर्टिकल 13 में कई डॉक्ट्राइन्स भी आती, जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ स्वीरेबिलिटी। जैसे मैंने आपको यहां पर बताया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरा एक्ट जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट था उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया, सिर्फ उसको वो सेक्शन 66A जो वायलेशन में था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया, बाकी का एक्ट ऐसे ही रखा। इसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ स्वीरेबिलिटी। पूरा का पूरा एक्ट डिलीट ना करना, वो सेक्शंस डिलीट करने जो बेसिकली हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट, एब्रिज या कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूज किया AK गोपालन केस में, कि तोहलान केस में, मिनर्वा मिल्स केस में। तो कभी भी आपको आ जाए बैक द फॉलोइंग कि डॉक्ट्राइन ऑफ स्वीरेबिलिटी किस किस केस में यूज हुआ है तो आपको पता है। ऐसी डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स, अब सरल भाषा में आपको बोलूं तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्फोर्स होता है, हम रिपब्लिक होते हैं इस दिन। अब आपको पता है इसी हमारे संविधान में आर्टिकल 13 भी है जो ये कहता है कोई भी सरकार का ऑर्डर, एक्शन, लेजिस्लेशन, अमेंडमेंट जो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट, एब्रिज या कॉन्ट्रावीन करेगा, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चले जाइए, उसे डिक्लेयर कर देगा नल एंड वॉइड। लेकिन अगर कोई एक ऐसा कानून है जो 26 जनवरी 1950 से पहले बना हुआ है, क्या इसे भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके बाद तो चलिए कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है, देश में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, इसी के हिसाब से देश चलेगा। इससे पहले का अगर कोई एक्ट है तब तो संविधान था ही नहीं, ना ही आर्टिकल 13 था। तो यहां पर जो डॉक्ट्राइन है उसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। तो कहीं ना कहीं वो जो लॉज होते हैं जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है उनसे डील करने के लिए वी हैव द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। एंड ये डॉक्ट्राइन बीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार हमें सुनने को मिली। एक और केसेस है जैसे अंबिका मिल्स, दुलारे लोधा केस। इस केस में यह कहा गया कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स है, जैसे मैंने आपसे कहा कि 26 जनवरी 1950 से पहले के केसेस जो है अगर वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट, एब्रिज या कॉन्ट्रावीन कर रहे हैं तो फॉर दैट पर्पस वी हैव इसके बाद वाले केसेस के लिए वी हैव द आर्टिकल 13। इसके पहले वाले केसेस के लिए 26 जनवरी 1950 से पहले वाले केसेस के लिए वी हैव द डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स। अब क्वेश्चन ये था क्या डॉक्ट्राइन ऑफ इक्लिप्स पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल जो कानून है उन पे भी अप्लाई करता है? तो दो केसेस है, अंबिका मिल्स, दुलारे लोध केस। इन दोनों केसेस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ,
कई बार ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस पर भी अप्लाई होता है, यानी 1950 के बाद वालों केसेस पे भी डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अप्लाई होती है। ऐसे हमारे पास एक और आता है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। ये इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है, इसका जिक्र बहुत कम जगह है, वैसे बता दूं आपको। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ये कहता है कि हम सबको राइट है कि हम अपने कुछ राइट्स को वेव भी कर सकते हैं। ओके, वी कैन वेव सम ऑफ आवर राइट्स अगर हम चाहें तो, एक्सेप्ट द फंडामेंटल राइट्स। सो दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। मतलब अगर मेरे को कोई राइट नहीं चाहिए, आई कैन वेव इट ऑफ। ओके, दिस इज द प्रॉपर डॉक्ट्रिन इन दैट। एंड ये जन्म लेती है बेहरम खुर्शीद, पसीका का, बशीर नाथ एंड ओल्गा टेलिस। ये केसेस जो है ये डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर से डील करते हैं। कहीं ना कहीं आजकल का जो युग है उसमें डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है इनडायरेक्टली। तो आपको ये डॉक्ट्रिन के और इसके केसेस के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको ये बता दूं, आर्टिकल 14 इक्वालिटी की बात करता है, एंड उस इक्वालिटी को नापने के लिए देयर इज ए प्रॉपर आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट जो आर्टिकल 14 में ही इक्वालिटी से डील करता है। फॉर दैट ये जो टेस्ट है इसका जन्म हुआ ईपी रोयरप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में। तो जैसे ही क्वेश्चन आपको अगर एग्जाम में पूछ ले कि आर्बिट्रेरीनेस टेस्ट का जन्म कौन से केस के साथ होता है, तो आप बता दीजिए ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1973। सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन, आगे बढ़िए। आर्टिकल 14 में और भी काफी सारे केस है, जैसे विशाखा केस आपको पता ही होगा। इट डील्स विद पॉश, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। नालसा वर्सेस यूओआई, ये केस आपको पता ही होगा। इट डील्स विद द राइट्स टू द ट्रांसजेंडर्स। तो जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए जो राइट्स है, इक्वालिटी की बात की गई, वो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस था। अगेन शराय बानो, ट्रिपल तलाक वाला केस, इट इज ऑल्सो याद रखना आपको आर्टिकल 14 में। जोब शाइन, अडल्ट्री। सो ये कुछ केसेस हैं जो आपको पर्टिकुलरली नाम वाइज पता होना चाहिए किसके साथ ये डील करते हैं। ओके, एक बार इसे रिवाइंड करके देख लेना, या तो स्टॉप करके एक बार रिकॉल करिएगा कि आपको याद है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 15 की बात चल रही थी। आर्टिकल 15 कहीं ना कहीं इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो रिजर्वेशन को लेके बनते हैं। तो इसमें जल्दी जल्दी आपको बता दूं, दो कमीशन है जो ओबीसी से डील करते हैं, आइडेंटिफाइंग ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो पहली जो इसमें कमीशन थी वो थी काका कालेकर कमीशन, जिसे फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आ जाए हु हेडेड द फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन, तो सीधे सीधे काका कालेकर कमीशन। ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सेकंड बैकवर्ड कमीशन, बीपी मंडल कमीशन। ओके, याद रखिएगा 90s का टाइम जो पॉलिटिक्स थी वो इसी बीपी मंडल के अराउंड घूमी। काका कालेकर ने आइडेंटिफाई किए बेसिकली कि ओबीसी में होंगे कौन, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड्स। एंड बीपी मंडल वो शख्स थे जिन्होंने कहीं ना कहीं रिजर्वेशन दी कि ओबीसी को कितनी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। तो जो नंबर है 27% का, वो नंबर का जन्म यहीं से होता है। आगे एक और चीज थी हमारे जो आजकल न्यूज में भी है, दैट इज क्रीमी लेयर। क्या हमें ऐसा लग रहा है कि जो रिजर्वेशन का संदर्भ, जो रिजर्वेशन का आइडिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उसका जो फायदा है कहीं ना कहीं कुछ कम ही फैमिलीज को मिल रहा है, सबको उसका फायदा नहीं मिल रहा है? क्योंकि देयर इज नो फॉर्मेट टू आइडेंटिफाई द क्रीमी लेयर। ओके, तो क्रीमी लेयर के लिए जो इंपॉर्टेंट कमेटी थी उसे याद रखिएगा, इट वाज रामनंदन प्रसाद कमेटी। तो ये आजकल न्यूज में भी है। तो इसीलिए जब भी क्रीमी लेयर पे क्वेश्चन आ जाए तो आपने रामनंदन प्रसाद जी पे टिक करना है, आगे बढ़ना है। मंडल कमीशन साहब की बात चली थी, तो मंडल कमीशन से जो केस डायरेक्टली जिसने ओबीसी रिजर्वेशन को चैलेंज किया था, इट वाज द इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस इसलिए भी याद रखेगा कि इसमें 3 सेफगार्ड्स हैं जो आपको याद रखने। पहला कि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं हो सकती, ये। दूसरा, रिजर्वेशन इज फॉर अपॉइंटमेंट, नॉट फॉर द प्रमोशन। भले ये भी टूट चुका है, प्रमोशन के लिए भी मैं बताऊंगा आगे कैसे। एंड तीसरी जो इसमें कही गई थी, इट इज फॉर जॉब्स, पब्लिक जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एंड नॉट फॉर द प्राइवेट से डील नहीं करती एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, जबकि प्राइवेट में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं एक ही सेफगार्ड अभी इंदिरा साहनी केस का जो है वो बचा हुआ है, दैट इज दैट रिजर्वेशन कैन नॉट बी मोर देन 50%। इट इज ऑन द पेपर। हो सकता है ये भी आगे काफी जगह आप देखेंगे वायलेट हो चुका है। इंदिरा साहनी के बाद जो रिजर्वेशन से दूसरा इंपॉर्टेंट केस है जो डील करता है,
इट इज द एन नागराज केस। एन नागराज केस, ओके, जैसे मैंने कहा इंदिरा साहनी केस में कहा गया था कि रिजर्वेशन इज फॉर इनिशियल अपॉइंटमेंट, इसमें कहा गया था, नॉट फॉर द प्रमोशन। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि सरकार कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके प्रमोशन में भी रिजर्वेशन ले आई। इट वॉज चैलेंज इन द एम नागराज केस। सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया इसमें कि जो प्रमोशन है और जो बैकलॉग वैकेंसीज जो फिल हो रही हैं, एंड इट वॉज अपहेल्ड इन द एम नागराज केस। इंपॉर्टेंट केस है दूसरा विद रिस्पेक्ट टू द रिजर्वेशन। क्लियर। अब एक और केस आता है जो कहीं ना कहीं क्रीमी लेयर, जो मैंने आपसे कहा कि क्रीमी लेयर आजकल बहुत ज्यादा न्यूज पे, तो वी हैव द जर्नैल सिंह केस। इसमें यह कहा गया कि एससी और एसटी की जो क्रीमी लेयर है उन्हें एक्सक्लूड करना चाहिए। जब रिजर्वेशन के अंतर्गत जब आप प्रमोशंस करते हैं अंडर रिजर्वेशंस, तो एससी एसटी और क्रीमी लेयर यहां पर आइडेंटिफाई होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रमोशंस। यहां पर यह नहीं कहा गया कि प्रमोशन हो नहीं सकती ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन, बस यहां यह बोला गया कि यू कैन यूज द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है। आजकल जो सबसे ज्यादा न्यूज में जो रहता है दैट इज द ईवीएस, ईडब्ल्यूएस, रिजर्वेशन इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाले। उसको किस केस में अपहेल्ड किया था? इट वॉज जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस केस में अपहेल्ड किया गया था ईडब्ल्यूएस की रिजर्वेशन को। ओके, सो ये याद रखिएगा, जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। क्लियर। सो उसके बाद वी गो डायरेक्टली टू द आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 पे जाते हैं। आर्टिकल 18 में हमारे पास, आपको पता ही होगा, आर्टिकल 18 डील्स विद द टाइटल्स, अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स, कि स्टेट किसी को टाइटल नहीं दे सकती, ओके, एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एजुकेशनल टाइटल्स। इसके रिलेटेड एक और केस है जिसे हम कहते हैं बालाजी राघवन केस, जिसने यह कहा कि हां, स्टेट भारत रत्न या पद्म अवार्ड्स में जो टाइटल देती है, ये टाइटल्स को इसने कहीं ना कहीं अपहेल्ड किया, बट ये कहा कि ये अवार्ड्स हैं, these cannot be used as a titles। तो केस जो किया गया था बालाजी राघवन केस में, इसमें यह कहा गया था कि ये तो अलाउड ही नहीं होने चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अवार्ड्स हैं, देश के लिए जिन लोगों ने कार्य किया उनको ही दिए जाते हैं, बट दीज भारत रत्न एंड पद्म अवार्ड्स, दीज कैनॉट बी यूज्ड एज अ टाइटल्स। आप नाम के आगे एज ए टाइटल यूज नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट दिस केस हैज सेड, एंड दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट केस। आर्टिकल 19 में स्पेशली मैं बात करूं, आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में हमें पता है कि वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एंड इसी में कहीं ना कहीं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में यह लिखा हुआ है कि हम अपने वर्ड्स को थ्रू राइटिंग, पेंटिंग, प्रिंटिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं, एंड सो ऑन भी वहां पर लिखा हुआ है। सो इसी में कहा गया था रमेश थापर केस में कि फ्रीडम ऑफ प्रेस जो कि लिखी नहीं है, अगर कोई आपसे पूछे कि अमेरिका के फंडामेंटल राइट्स और इंडिया के फंडामेंटल राइट्स में एक फर्क बता दीजिए, तो आप ये पॉइंट कह सकते हैं कि अमेरिका में फ्रीडम ऑफ प्रेस लिखा हुआ है कि इट इज ए फंडामेंटल राइट, इंडिया में नहीं लिखा है। इट वॉज ए जुडिशियल इंटरप्रिटेशन इन रमेश थापर केस, जहां पर बोला गया कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज। ऐसे ही आर्टिकल 19 में श्रेय सिंगल केस, जिसमें आपको मैंने बताया था कि 66A सेक्शन जो था ऑफ आईटी एक्ट 2000 उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया था। इसी केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट हमें दिया कि यू हैव द राइट टू पोस्ट ऑन इंटरनेट एंड सोशल मीडिया। ऑफ कोर्स देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, SSUI, पब्लिक ऑर्डर, बट yes, we have a right under article 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसमें है, we have this right कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते ऑन सोशल मीडिया ऑल्सो। आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A में एक और केस आया था जिसे कहते हैं अनुराधा भसीन केस। एक चीज याद रखना कि इंटरनेट पे पोस्ट करना, तो इट वाज गिवन इन श्रिया केस, बट राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट इट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट। यानी जो हम इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे एक्सेस करते, इट इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A, एंड दिस वाज सेड इन अनुराधा भसीन केस। ये भी चीज याद रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आपके साथ एक चीज शेयर कर दूं, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बेस्ट एजुकेटर से आप पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन पहले आप उनकी कुछ क्लासेस फ्री में देखना चाह रहे हैं, तो अनअकैडमी आपके लिए लेके आया हुआ है एक फेस्टिवल, स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल।
आप हमारे टॉप एजुकेटर्स की जो क्लासेस है 3rd 4th 5th को आप अन अकेडमी की ऐप पर देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री में। आप उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। जैसे 5 नवंबर को आप देखेंगे मंथली इकोनॉमिक करंट अफेयर्स मुनाल सर करवा रहे हैं अक्टूबर के। 3rd एंड 4th को इंडियन ज्योग्राफी थ्रू मैपिंग सुदर्शन सर करवा रहे हैं। तो ये सब क्लासेस के स्केड्यूल है जो मैं आपको टाइम टू टाइम वीडियोस में देता रहूँगा। आप इन क्लासेस को जल्दी से ऐप डाउनलोड करें, अपने आप को एनरोल करें, उन्हें क्लासेस देखिए फ्री में। यदि आप यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, महंगी फीस एक हर्डल है, अन अकेडमी आपके लिए बेस्ट प्राइस 24,999 प्लस 4 महीने की एक्सटेंशन ऑफर लेके आया हुआ है। आप मेरा कोड NAVI57 भी यूज कर सकते हैं और 1 साल की सब्सक्रिप्शन एट दिस प्राइस। बेस्ट एजुकेटर इंडिया से पढ़ना एक गुड प्राइस। आगे बढ़ते हैं। अब बात चल ही रही थी आर्टिकल 19 की, तो आर्टिकल 19 में वी हैव द राइट टू ऑक्यूपेशन। हम कोई भी ट्रेड ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, हमारा फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार है। एक केस था जिसे कहते हैं इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया वर्सेस आरबीआई। दरअसल सरकार कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी को बैन करने वाली थी। देयर वाज ए प्रॉपर नोटिस इन दैट, सर्कुलर था। सो दिस इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इन्होंने चैलेंज किया आरबीआई के सर्कुलेशन को रिलेटेड टू क्रिप्टो करेंसी एंड ये कहा दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हाँ, ये जो सर्कुलर था जो बैन कर रहा था क्रिप्टो करेंसीज को, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। क्रिप्टो करेंसीज अगर साइंस एंड टेक में पूछा जा रहा है तो अगर इस पे पॉलिटी पे क्वेश्चन आ जाए तो यू शुड नो दिस केस, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन। ऐसे ही देयर इज आर्टिकल 21 मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी आर्टिकल 21 की बात की जाएगी। ये मेनका गांधी केस ही था जिसमें राइट टू ट्रेवल अब्रॉड को भी फंडामेंटल राइट माना गया आर्टिकल 21 के अंतर्गत। अगर आपने इंडिया की टेरिटरी में ट्रेवल करना है तो देयर इज आर्टिकल 19, बट राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इट इज गिवन आर्टिकल 21। रिसेंटली इसमें राइट टू हैव ए पासपोर्ट भी इंक्लूड कर दिया गया। ये आर्टिकल 21 में मेनका गांधी केस ही था जिसने लाइफ की डेफिनेशन एक्सप्लेन की। लाइफ मींस लिविंग विद चॉइसेस एंड डिग्निटी। तो डिग्निटी के साथ जीना, चॉइसेस का साथ जीना, दिस वाज आल्सो आउटकम ऑफ द मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस में एक और चीज है कि 3 फंडामेंटल राइट्स 14, 19 और 21 को, इन तीनों आर्टिकल्स को बोला गया गोल्डन ट्राइंगल। गोल्डन ट्राइंगल, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आर्टिकल 21 में ही, जैसे मैंने कहा, मेनका गांधी केस में कहा गया था कि राइट टू लाइफ मीन्स लिविंग विद चॉइसेस एंड डिग्निटी। तो डिग्निटी के लिए एक बड़ा कंपोनेंट है प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी एज ए फंडामेंटल राइट आउटकम आता है पुट्टू स्वामी केस में अंडर आर्टिकल 21। बहुत बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है, डिफरेंट एग्जाम्स में हम अक्सर एक क्वेश्चन देखते रहते हैं, पुट्टू स्वामी केस। ऐसे ही कहीं ना कहीं काफी लोग अगर जो पॉलिटी में काफी ज्यादा एक बार डीप हो जाते हैं तैयारी में, तो पूछते हैं इज राइट टू लाइफ इक्वल टू राइट टू डाई? क्या राइट टू लाइफ इक्वल टू राइट टू डाई है? उत्तर है नहीं, नहीं है। राइट टू लाइफ इज नॉट इक्वल टू राइट टू डाई, बट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पैसिव एथनेसिया। 2 कंडीशंस में राइट टू डाई अलाउड है आपको। एंड दिस वाज सुप्रीम कोर्ट सेड इन कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट करता है, पैसिव एथनेसिया। तो आपको मैं यहां पर एक चीज याद रखनी है कि 2 कंडीशंस में राइट टू डाई अलाउड है। ओके, सो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट, मेडिकल, अदर थिंग्स, तो वो यहां पर कही गई थी इसी केस में, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। अब आजकल जैसा हम लोग देख रहे हैं कि पहले तो ये पता होना चाहिए कि आजकल दिल्ली में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया, AQI बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, मीम्स देख रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो राइट टू क्लीन एयर इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 इन MC मेहता केस। ये चीज़ याद रखिएगा, राइट टू क्लीन एयर इसमें बताया गया था MC मेहता केस में। एक और केस था MK रंजीत सिंह वर्सेस अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसमें यह कहा गया था राइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। अब राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट का और क्लाइमेट चेंज का यहाँ पर संदर्भ ऐसे बनता है आर्टिकल 21 में, क्योंकि आपको पता है लाइफ की डेफिनेशन जो मेनका गांधी केस में कही गई थी कि लाइफ मीन्स लिविंग विद चॉइसेस एंड डिग्निटी। तो वो चीज जरूरी याद रखिएगा। इसके बाद वी हैव डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आर्टिकल 21 में ही। इसका जन्म हुआ था ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में।
प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, सो ओम कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ऐसे ही आपको पता होगा कुछ साल पहले डिमोनेटाइजेशन हुई थी, 500 और 1000 के नोट को सरकार ने सर्कुलेशन से हटा दिया था। डिमोनेटाइजेशन के डिसीजन को, क्योंकि आपको पता होगा मिनर्वा मिल्स केस, जब डॉक्टर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब कहते हैं एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, तो सरकार के डिमोनेटाइजेशन के डिसीजन को भी चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। एंड इट वाज विवेक नारायण केस, विवेक नारायण शर्मा इन्होंने केस किया था, एंड इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया डिसीजन ऑफ डिमोनेटाइजेशन। ये केस याद रखिएगा। अभी तक पूछा तो नहीं गया है, पर हो सकता है पूछा जाए इस बार। तो यू मस्ट बी द फर्स्ट जिनको ये चीज़ों पे कंट्रोल होना चाहिए। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21A, एंड इसकी वकालत जिस केस में की गई थी कि प्राइमरी एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी होनी चाहिए, इट वॉज उन्नी कृष्णन केस। राइट टू प्राइमरी एजुकेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एंड जो अमेंडमेंट है, आप मेरे को बताएंगे कौन सी अमेंडमेंट है जिसने राइट टू एजुकेशन को इंडिया में फंडामेंटल राइट बनाया, प्राइमरी एजुकेशन को, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद एक बड़ी बात आजकल वो भी चलती रहती है कि धार्मिक कन्वर्जेंस हो रहे हैं, फ्रॉड कन्वर्जेंस हो रहे हैं इंडिया में। तो आर्टिकल 25 फ्रीडम वाला जो फंडामेंटल राइट है हमारा, रिलीजन वाला, इसमें एक केस है जिसे हम करेंगे स्टैनिस्लॉस केस। स्टैनिस्लॉस केस में ही ये कहा गया था कि कन्वर्जन, आपको आर्टिकल 25 इजाजत देता है कि आप किसी भी धर्म को प्रोफेस कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, लेकिन प्रोपोगेशन में कन्वर्जन थ्रू फ्रॉड ये कवर्ड नहीं है। सो कन्वर्जन थ्रू फ्रॉड इज स्टिल ए क्राइम, एंड इसके लिए हम लोग देखते हैं काफी सारी राज्य की सरकारों ने जो है अलग अलग कानून भी बनाए हुए हैं। आर्टिकल 25 में ही जो ये इजाजत मिला है, जो फंडामेंटल राइट्स मिला है कि आप अपने किसी भी धर्म को प्रोफेस, प्रोपोगेट कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी फंडामेंटल राइट मिला कि आप उसे मैनेज कर सकते हैं। बट मैनेज के लिए लिखा हुआ है इट इज द रिलीजियस डिनोमिनेशन, एंड रिलीजियस डिनोमिनेशन को एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस के साथ रखा गया है। जैसे मतलब उसी धर्म को हम रिलीजियस डिनोमिनेशन मानेंगे जिसकी एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस होगी। हमने देखा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जब हिजाब बैन करते हैं स्कूल्स में, तो वो कहते हैं कि हिजाब इज नॉट एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस इन इस्लाम। तो ये जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, किस धर्म की कौन सी होगी, इसका डॉक्ट्राइन का जन्म ही शिरूर मठ केस में होता है। तो ये भी याद रखिएगा, इट वॉज अ शिरूर मठ केस। धर्म की बात चली है, साबरीमाला केस, कि साबरीमाला में एक खास एज की फीमेल्स को अलाउड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। भले ही सुप्रीम कोर्ट की पहले जो जजमेंट थी उसने कहा था कि अलाउड होना चाहिए। वी सॉ कि लोग खड़े हो गए काफ़ी ज़्यादा, इवन फीमेल्स इस डिसीजन के खिलाफ चाह रही थी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसे एक बार रिव्यू करे। भले ही अभी रिव्यू हो रहा है डिसीजन, लेकिन केस आपको पता होना चाहिए कौन सा था। इट वॉज इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन जिन्होंने केस किया था, इसे साबरमाला केस कहते हैं। आगे एक और चीज आपको पता है कि आप सभी को पता होगा 2930 जो है ये मिनोरिटी से डील करते हैं, आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स देते हैं। आर्टिकल 30 में ये कहा गया कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी बना सकते हैं। लेकिन एक फेमस केस है TMA पाई केस, जिस केस में ये कहा गया कि कौन रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज है पूरे इंडिया वाइज ना देखा जाए, इट शुड बी सीन स्टेट वाइज। बिकॉज किसी स्टेट में हो सकता है एक धर्म मेजॉरिटी में, दूसरा मिनोरिटी में, और अगर पूरे इंडिया में देखेंगे तो हो सकता है एक धर्म मेजॉरिटी में जो है वो वहां पर मिनोरिटी में। तो इसीलिए एक प्रॉपर डिटरमाइन करना कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक मिनोरिटीज कौन है, इट शुड बी डन एट द स्टेट लेवल। दिस वाज सेड इन द TM पाई केस। आपको पता होगा आर्टिकल 32 के अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है, हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्चररी, कोवरंटो। कोवरंटो के लिए यानी एक इंसान क्वालिफाइड है ऑफिस होल्ड करने के लिए या नहीं, वी फाइल द कोवरंटो रिट के लिए हम अप्लाई करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। लेकिन क्या कोवरंटो की रिट वो इंसान जो एग्रीव्ड है वो फाइल कर सकता है या कोई भी कर सकता है? तो इसका जवाब दिया था BR कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु केस में, जहां ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोवरंटो ये कोई भी एक पब्लिक माइंडेड पर्सन फाइल कर सकता है,
सो ज़रूरी नहीं कि एग्रीव्ड हो। ओके, जैसे हम बाकी जगह देखते हैं कि एग्रीव्ड पर्सन्स को कहीं ना कहीं फाइल करना होता है, बट यहाँ पर एक आ गया कि कोई भी पब्लिक माइंडेड पर्सन जो है वो फाइल कर सकते हैं। सो ये कुछ ऐसे केसेस थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो आपके फंडामेंटल राइट्स की तैयारी में आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं, और इन पे क्वेश्चंस बहुत बार आए भी हैं। आपको ये सेशन कैसा लगा? अगला सेशन आप क्या चाहते हैं मैं किस पे बनाऊं, मेरे को जरूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अन अकेडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।